वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सर ये क्या फेस कैम के साथ करोगे, आज से पढ़ाओगे? हाँ, आज से फेस कैम के साथ पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर आगे प्रोसीड करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। ओके, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला टॉपिक आता है, मतलब सबसे पहला क्या, थर्ड नंबर पे ये टॉपिक आ रहा है आपका, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा, उसकी क्या पोजीशन थी, क्या था, उसका हाल क्या था बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी यानी कम प्रोडक्शन हो रही थी। जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी वो क्या था? वो बहुत ही कम था। इसका मतलब क्या है? आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड भी बहुत ही कम था। ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है कि आउटपुट डिस्पाइट जो थी वो थी क्या? डिस्पाइट जो थी हमारी लार्ज थी कल्टीवेशन के अंदर। मतलब क्या है? डेटा को देखिए, इस साल अगर आप मैक्रो की इंडियन इकोनॉमी की बुक उठाते हैं तो उसमें डेटा चेंज है वो 2019 टू 20 के बेसिस पर लिया गया है। मैंने 2014 टू 15 के बेसिस पर लिया है, आइए उसको देख लीजिए। तो प्रोडक्टिविटी जो वीट की थी वो क्या है? 4.4 टाइम्स लोअर थी 1947 के अंदर, अगर हम उसे कंपेयर करें 2014 टू 15 से। इसका मतलब क्या है सर? समझ नहीं आ रहा, ढंग से बता दो। ढंग से बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा है इसमें कि जो वीट की प्रोडक्शन थी, ध्यान से लिखिएगा, देखिएगा, वीट की प्रोडक्शन थी 4.4 1946 के अंदर। अगर हम इसको कंपेयर करें 2014 टू 15 में, राइस की थ्री 3.6 टाइम कम थी। अगर इसको भी हम कंपेयर करें 2014 टू 15 में के साथ, ठीक है। अभी 4.4 और 3.6 कहाँ पर थी? ये 1947 के अंदर थी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट क्या आता है? सेकंड पॉइंट आता है हाई वल्नरेबिलिटी। एग्रीकल्चर जो था वो एक्सेसिवली डिपेंडेंट था रेनफॉल के ऊपर, कि भैया जी अगर बारिश होएगी तो खेती बाड़ी होएगी, अगर बारिश अच्छी नहीं होएगी तो अच्छी खेती बाड़ी नहीं होएगी, और अच्छी होएगी तो अच्छी खेती बाड़ी होएगी। तो एग्रीकल्चर टोटली डिपेंडेंट था रेनफॉल के ऊपर। अच्छी रेनफॉल क्या कहती है? अच्छा आउटपुट। गंदी रेनफॉल यानी पुअर रेनफॉल कहती है पुअर आउटपुट। कोई भी एफर्ट नहीं बनाया जाता था ब्रिटिश रूल के अंदर इसमें, ताकि वो डेवलप कर सके एक इरिगेशन का सिस्टम की। जैसे अब तो हम क्या करते हैं, हम खुद पानी डाल देते हैं अगर बारिश नहीं होती तो, राइट। लेकिन उस टाइम क्या था ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग, कि वहां पर वो टोटली रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे। बात समझ रहे हो मेरी बात को? फिर इसीलिए जो एग्रीकल्चर था वो क्या शो करता था? हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी को वो शो करता था, ठीक है। अब बात आई अ वेज बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। क्या था यहाँ पर? एक वेज। वेज का मतलब होता है डिफरेंस था, कि जो हमारी कंट्री, मतलब जो हमारी लैंड का ऑनर है, मतलब सॉइल का जो ऑनर है, और टिलर जो है वो अलग होते थे। मतलब क्या है? ओनर तो वो हो गया कि जो उस पर्टिकुलर एरिया का ओनर है सॉइल का। टिलर वो होता है जो फार्मर, जो उस पर खेती बाड़ी करता है। बात समझ में आई? तो ओनर जो था वो सिर्फ तो ड्यूरिंग ब्रिटिश राज के समय एक डिफरेंस था, एक वेज था ओनर ऑफ द सॉइल और टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में। जो ओनर था वो मैक्सिमाइज करता थे, यहाँ पे सी करेक्ट कर लीजिए, मैक्सिमाइजिंग का ही उसका इंटरेस्ट था, कि वो अपनी रेंटल इनकम को मैक्सिमाइज कर सके बाय शेयरिंग द आउटपुट। लेकिन वो कभी भी अपनी कोर्स को शेयर नहीं करता था। बैकग्राउंड में नॉइस आया तो प्लीज इग्नोर दैट, बिकॉज एक्चुअली अभी मैंने माइक नहीं लगा रखा है, दैट्स वाई आपको ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं एक काम करता हूँ इसको, हाँ जी अब ठीक आ रही होगी, आई थिंक सो। नाउ इट्स परफेक्टली फाइन, आई थिंक सो एवरीवन, ठीक है ना। मैं ये लीजिए, थोड़ी और सेटिंग्स जो है मैंने चेंज कर दी है। अब आपको आई होप सो अच्छी क्वालिटी की अब आ रही होगी, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई होगी पहले से। तो टिलर्स जो थे उनके पास सिर्फ आउटपुट रह जाता था, ताकि वो आपसे सब्सिस्टेंस की जरूरतों को पूरा कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ।
फिर आया स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग जो थे वो स्मॉल थे और फ्रेगमेंटेड थे, इसलिए मोस्ट ऑफ द लैंड होल्डिंग्स जो थे वो अनइकोनॉमिक थे। मतलब जो हम खेती बाड़ी करते थे जहाँ पे वो क्या था, लो आउटपुट वो दे रहा था और वो भी हाई कॉस्ट के ऊपर। बैकवर्डनेस थी और स्टैग्नेशन थी। मतलब क्या है बैकवर्डनेस का, कि जो लो प्रोडक्टिविटी और हाई वल्नरेबिलिटी को शो करता है, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को जो शो करता है वो क्या है, हमारा बैकवर्डनेस है। स्टैग्नेशन क्या है, जहां जो इंडिकेट करता है एक वेज बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, मतलब डिफरेंस दिखाता है ऑनर ऑफ द सॉइल और टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में। ठीक है, हाँ जी, ओके आपको नहीं दिख रहा, हाँ जी। अब आता है फैक्टर्स कॉजिंग बैकवर्डनेस एंड स्टेग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्या है, लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश। पहला क्या है, लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक यूनिक सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करा था लैंड रिवेन्यू का, जिसको हमने ट्रायंगुलर सिस्टम कहा था, जिसके अंदर क्या आता था, गवर्नमेंट आता था, ऑनर ऑफ द सॉइल आता था, टिलर ऑफ द सॉइल। ऑनर ऑफ द सॉइल कौन है, जमींदार, जिसको हम जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू भी कहते थे, जो आप पढ़ के आ चुके हो। जमींदारी जो था वो परमानेंट ऑनर था सॉइल का। जमींदार को कुछ पे करना पड़ता था अमाउंट एज अ लैंड रेवेन्यू। जमींदार जो था वो जितना मर्जी चाहे वो टिल्लर से एक्सट्रैक्ट कर सकता था, जितना वो कर सकता है। तीन इम्प्लीकेशन आई थी इससे, अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन हुआ था टिल्लर का बाय जमींदार। रेट्स जो थे लैंड रेवेन्यू के वो बढ़ गए थे जमींदार की वजह से, और इनएबिलिटी ऑफ टिल्लर टू पे हाई रेट लीड टू द एविक्शन। जब टिल्लर हाई रेट पे करता था तो उससे एविक्शन हो जाता था, एविक्शन की प्रॉब्लम अराइज हो जाती थी। टिल्लर्स जो थे उनको रिड्यूस करना पड़ा था, स्टेटस ऑफ टिलर्स जो थे उनका स्टेटस जो था लैंड लेबरर का, और एज लैंड लेबरर टिलर्स जो है उनको सब्सिस्टेंस वेज मिलता था। मतलब लैंड लेबरर का उसका हट गया था और उनको उसके बदले वेजेस मिलते थे। परपेचुअल बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन हुई थी एग्रीकल्चर से, जिससे कि लेविश लाइफ जी रहा था जमींदार, और सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड वेज मिल रहे थे टिलर को दूसरी तरफ। ठीक है, तो अब बात करते हैं फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि हमारा इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड फीचर, सेकंड आपका क्या है, ये फैक्टर है जो कोज कर रहा था किसको, बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन को। होता क्या है फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसका मतलब होता है कि शिफ्ट आ जाना कल्टीवेशन के अंदर फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कल्टीवेशन ऑफ द मार्केट। फार्मर्स जो थे वो फोर्स किए गए थे कि वो अपनी जो कमर्शियल क्रॉप, यानी कि जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ज्वार हो गया, राजमा हो गए, इनकी खेती बाड़ी ना करके वो किसकी खेती बाड़ी करे, इंडिगो की। इंडिगो यानी कि नील की खेती करे। बात समझ में आ रही है, नील की खेती करे, क्यों करे, क्योंकि जो ब्रिटेन था उसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जिसके अंदर नील की जरूरत पड़ती थी, यानी कि इंडिगो की जरूरत पड़ती थी, किसके लिए, टेक्सटाइल्स को डाई करने के लिए, टेक्सटाइल्स को डाई करने के लिए। दया कुछ तो गड़बड़ है, क्या कर रहे हो, चुपचाप पढ़ो। ठीक है, बस लास्ट टॉपिक है यही सामने जो आपके स्क्रीन पे है, इसके बाद मैंने लिख ही नहीं रखा, क्या दिखाऊंगा मैं आपको। फार्मर्स जो थे उनको फोर्स किया गया था, ल्यूर किया गया था, किसके लिए, कि वो एडवांस पेमेंट को एक्सेप्ट कर ले अपनी कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो के लिए। मतलब लालच दिया गया हम इंडियंस को ब्रिटेन के थ्रू कि हम उनसे एडवांस में पेमेंट एक्सेप्ट कर ले, और उनकी जो इंडिगो की खेती है उसको कर दे बदले में, किसके बदले में, जो हमारे कल्टीवेशन क्रॉप से, यानी वीट, ज्वार, राइस, इनको हटा के, बेसिकली बात तो वीट और राइस की गई है, तो वीट और राइस के बारे में बात करते हैं। तो वीट और राइस को छोड़ के वो किसकी खेती बाड़ी करे, इंडिगो की करे। ठीक है, अब जो वो, इससे क्या हुआ कि अनसर्टेनिटीज हुई, क्योंकि वो पहले ग्रो कर रहे थे उसी को, लेकिन अब उन्हें मार्केट से उसे परचेज करना पड़ रहा है। ठीक है, फैमिली के लिए पहले खुद ग्रो कर रहे थे ना वो। इससे क्या हुआ कि परपेचुअल इंडेटनेस हुई फार्मर की, और परपेचुअल स्टेग्नेशन हो गई फार्मिंग। इसी के अंदर हमारा क्या आ गया, स्टेग्नेशन होगी। ऊपर वाले में तो आपका क्या हुआ था, बैकवर्डनेस का हुआ था ना फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट जो था वो आपका किस चीज का था, स्टेग्नेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था हमारा जब देश आजाद हुआ था।
तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट होम, बाय बाय एवरीवन।